हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन और यूजर मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, इससे पिछली हमने जितनी भी वीडियोस कवर की हैं उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो सभी कमांड्स हैं जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। जब भी हम मोंगोडीबी को यूज करते हैं, हमने जब इन कमांड का यूज किया था तो हमने देखा था कि कोई भी यूजर जो भी हमारे सिस्टम पे लॉगिन करता है या सर्वर पे लॉगिन करता है, वो इनको इजीली असेस कर सकता है और इंप्लीमेंट कर सकता है अपने मोंगोडीबी सर्वर पे। अब यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। जैसे कोई भी अगर आकर ये कमांड्स को रन कर सकता है तो वो हमारे डाटाबेस को डिलीट भी कर सकता है, या हमारी कलेक्शंस को डिलीट कर सकता है, या उनका डाटा अपने आप से अपडेट भी कर सकता है। तो इन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं, अगर इनको रन करना चाहता है हमारे मोंगोडीबी सर्वर पे, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है मोंगोडीबी से इन कमांड को रन करने के लिए। तो वो जो रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले होगी ऑथेंटिकेट। मतलब कि यूजर अगर इनमें से कोई भी कमांड चलाना चाहता है तो वो सबसे पहले जाके होगी ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट से मेरा मतलब है, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। और ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड का। मतलब कि हम उससे लॉग इन करवाएंगे। अगर उसका लॉगिन जो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है, तभी उसकी रिक्वेस्ट जो मोंगोडीबी सर्वर पे जाती है। और जो उसका ऑथेंटिकेशन हो जाता है फेल, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मोंगोडीबी सर्वर पर नहीं जाएगी। अब जो ये ऑथेंटिकेशन करने का पूरा जो प्रोसेस होता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर मोंगोडीबी कहीं कमांड्स देता है। आइए उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है उन सारी कमांड्स की जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर यूजर को मैनेज कर सकते हैं, उससे ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। आइए इनको पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहली कमांड है db.createUser। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक यूजर नेम देते हैं, उसको एक पासवर्ड असाइन करते हैं, उसको एक रोल भी असाइन करते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है। इसके बाद है अपडेट यूजर। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर का कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, रोल चेंज करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। फिर हमारे पास ड्रॉप नाम से दो कमांड्स आती हैं। सिंपल ड्रॉप यूजर जो कमांड है, इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी यूजर को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। और एक लास्ट कमांड है यहाँ पर ड्रॉप ऑल यूजर्स। ये कमांड क्या करती है, ये सारे यूजर्स को डिलीट करती है। इसके बाद यहाँ पर रोल्स को अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड आती है ग्रांट रोल्स टू यूजर। देखिए, रोल्स का मतलब क्या होता है, यूजर क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे रोल्स आते हैं जिनको अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने यूजर को कोई नया रोल देना है तब हम इसी कमांड का यूज करते हैं, और अगर आपने किसी यूजर का कोई रोल को यहाँ पर रिमूव करना है तब हम इस कमांड का यूज करते हैं, रिवोक रोल्स फ्रॉम यूजर। अगर आप पर्टिकुलर किसी यूजर के बारे में डिटेल चेक करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है गेट यूजर। और अगर आप सभी यूजर्स की कोई डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है गेट यूजर्स। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं, उसको एक यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो उसके लिए हम लॉग इन करने के लिए इस कमांड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका नाम है db.out। इसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड सेट करते हैं, तभी यूजर लॉग इन कर सकता है। और लास्ट में कमांड है चेंज यूजर पासवर्ड। इससे हम किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यही सेम काम हम अपडेट यूजर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो ये अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो कमांड्स हैं, क्रिएट यूजर और आउट, इनको लिखने का सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, अगर आप नया यूजर को क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूजर अपने लॉगिन के हिसाब से और अपने रोल के हिसाब से ही यहाँ पर डाटाबेस को असेस कर सके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है क्रिएट यूजर। तो इसके लिए हम लिखते हैं db.createUser। इसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करते हैं, यूजर, pwd का मतलब है पासवर्ड, रोल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर को एक यूजर नेम देते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको एक पासवर्ड असाइन करते हैं, और यहाँ पर फिर आते हैं रोल्स। इसके अंदर हम यहाँ पर एरे लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक यूजर को मल्टीपल रोल असाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं उसको एक रोल देना चाहता हूँ तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर 2 कीवर्ड्स लूंगा, जैसे रोल और db। रोल के अंदर हम यहाँ पर उसको एक रोल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रोल दिया है रीड राइट। ये मोंगोडीबी का अपना एक रोल है, इसमें और भी बहुत सारे रोल्स आते हैं। ये रोल क्या करता है, ये यूजर को असेस देता है कि यूजर जिस डाटाबेस पे, जिसका नाम आगे लिखा हुआ स्कूल, इस डाटाबेस पे कुछ भी डाटा रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। और इसमें लास्ट जो पैरामीटर है जिसमें है db का मतलब है डाटाबेस, जिसके अंदर डाटाबेस का नेम आता है जहां पर हम यूजर को कुछ असेस दे रहे हैं। इस तरह यूजर जब क्रिएट हो जाता है तो उसको जब भी इस डाटाबेस के अंदर कोई भी काम करना है, कोई भी रीड ऑपरेशन करना है, राइट, अपडेट या डिलीट करना है,
तो उसके लिए उसको लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन करने के लिए जो कमांड है उसका नाम है db.out। इसमें सबसे पहले आता है यूजर नेम, फिर कोमा देके हम यहाँ पर देते हैं उसका पासवर्ड। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तभी यूजर जो है रीड या राइट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं रोल्स की। देखिए जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने एक रोल दिया रीड राइट। इस तरह बहुत सारे इनबिल्ट रोल्स आते हैं मोंगोडीबी के अंदर। आइए उनको डिटेल में चेक करते हैं। देखिए जब भी हम यहाँ पर यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको रोल्स देते हैं और रोल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है डाटाबेस स्पेसिफिक रोल्स। इसमें आप यहाँ पर रोल देख रहे हैं। सबसे पहला रोल है रीड। जब भी हम किसी यूजर को रीड नाम का रोल देते हैं तो वो यूजर सिर्फ डाटा को रीड ही कर सकता है, उस पर कोई राइट नहीं कर सकता, मतलब कि डाटा इंसर्ट भी नहीं कर सकता, ना अपडेट ना डिलीट। इसके बाद आता है रीड राइट। अगर हम किसी यूजर को ये वाला रोल देते हैं तो यूजर उस डाटाबेस को रीड भी कर सकता है और राइट भी। इसके बाद है डीबी एडमिन। ये एक एडमिन लेवल का रोल होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर उस यूजर को असेस देते हैं कि यूजर इंडेक्सिंग कर सकता है, नए डाटाबेस का स्कीमा यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक रोल है यूजर एडमिन। ये जो यूजर होता है ये नए यूजर्स को क्रिएट कर सकता है और उनको मैनेज कर सकता है, उनका डाटा अपडेट कर सकता है, उनके पासवर्ड चेंज कर सकता है। और लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक यूजर है डीबी ओनर। ये जो यूजर होता है इसके पास ये सारे सेस होते हैं, रीड राइट, डीबी एडमिन, यूजर एडमिन, मतलब कि ये सारे काम कर सकता है। ये नए यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है, डाटाबेस में भी कोई रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्कीमा वगैरह का जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये वो वाले रोल्स हैं जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोल्स आते हैं जो हम कंपनी लेवल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रोल है बैकअप एंड रिस्टोरेशन रोल्स। देखिए अगर हम किसी यूजर को यहाँ पर सिर्फ बैकअप का रोल देते हैं तो वो यूजर सिर्फ डाटाबेस का बैकअप ले सकता है। और एक रोल होता है रिस्टोर। इसकी हेल्प से यूजर जो है जिसने बैकअप लिया हुआ डाटा है उसको रिस्टोर भी कर सकता है वापस से। ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रोल की कैटेगरी और है जो है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स। ये वो रोल्स होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा एक्सेस होता है। जैसे हमारे पास पहला रोल है यूजर एडमिन एनी डाटाबेस। ये इस तरह का जो रोल हम किसी यूजर को अगर देते हैं तो वो किसी भी डाटाबेस के यहाँ पर यूजर को मैनेज कर सकता है, नई यूजर क्रिएट भी कर सकता है किसी भी डाटाबेस के लिए, या उनको रिमूव भी कर सकता है, उनका डाटा भी अपडेट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक रोल है डीबी एडमिन एनी डाटाबेस। इस तरह का यूजर भी जो है वो किसी भी डाटाबेस की जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा वो नए यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है और डाटाबेस का बैकअप और रिस्टोरेशन का भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद हम और भी कैटेगरीज देखते हैं रोल्स में। देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी है जो है सुपर यूजर रोल, और इसमें यूजर का जो रोल है वो है रूट। यहाँ पर जितने भी असेस हो सकते हैं, फुल असेस, मतलब कि फुल एडमिनिस्ट्रेटर जो असेस होता है वो हम किसी यूजर को देते हैं, मतलब कि जिसके पास रूट का असेस होगा वो सारे काम कर सकता है। और यहाँ पर एक अलग से रीड ओनली भी असेस आता है, उसमें यूजर का रोल जो है वो है रीड एनी डाटाबेस। इस तरह का जो यूजर होता है वो किसी भी डाटाबेस के अंदर एंटर करके उस डाटा को सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें कोई भी राइट का ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जितने भी आपने रोल्स देखे हैं ये सारे थे डाटाबेस से रिलेटेड। इसमें कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारा डाटाबेस जिस सर्वर पे रखा होता है उस सर्वर को भी मैनेज करने के लिए यहाँ पर रोल्स डिफाइन कर सकते हैं हम। उस तरह के रोल्स को हम यहाँ पे कहते हैं क्लस्टर लेवल रोल्स। इस तरह के रोल्स हम इस वीडियो में तो कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के रोल्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे को एक सर्वर भी चाहिए जहां पर मल्टीपल यहाँ पर डाटाबेसेस हो सकते हैं और मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। इस तरह के रोल्स हो सकता है हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करें, जहां पर हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है शेडिंग और रेप्लिकेशन। शेडिंग और रेप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम मल्टीपल सर्वर्स को एक साथ यहाँ पर एडमिन करते हैं, मगर इस तरह के रोल्स की जरूरत जो है नॉर्मली हम वेब डेवलपर्स को नहीं होती है। ये सर्वर के जो एडमिन्स होते हैं उनको इस तरह के रोल्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको सारे रोल समझ में आ गए होंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने अभी कमांड देखे हैं, क्रिएट यूजर या आउट यूजर, उनको इंप्लीमेंट क्या हम सीधा से ही कर सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर? जी नहीं, उन सारी कमांड्स को यहाँ पर इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपको इस तरह की फाइल को ओपन करना है। पहले आपको जाना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, और वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा सर्वर, और वहां पर आपको एक वर्जन नंबर दिख रहा होगा। जैसे कि अभी जो डाटाबेस का वर्जन नंबर चल रहा है मोंगोडीबी का लेटेस्ट वर्जन है 8.0,
हो सकता है फ्यूचर में आप जब भी देखें वहां 9.0 या 10.0, मगर इनेबल करने का तरीका हमेशा सेम रहता है। और यहाँ पर बिन फोल्डर के अंदर जाकर आपको एक फाइल ओपन करनी है mongo.cfg। CFG से मेरा मतलब है कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक एंट्री करनी होती है, जो है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी नाम का एक फीचर दिखेगा, प्रॉपर्टी, उसी के अंदर जाकर आपको ये लाइन को ऐड करना है, ऑथराइजेशन इनेबल्ड। ऐसा करने से ही आप यहाँ पर ऑथराइजेशन मतलब कि जो भी हमने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे कमांड्स को देखा है, उन सबको आप यहाँ पर अब यूज कर सकते हैं। और ये कमांड को एंटर करने के बाद आपको फाइल को सेव करना है, इस फाइल को। इसके बाद यहाँ पर आपको MongoDB का जो सर्वर होता है उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना है, मतलब कि जो उसकी सर्विसेज हैं उसको आपको दोबारा से रिस्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये जो पूरा ऑथेंटिकेशन की जितनी भी कमांड्स है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी सी ड्राइव को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ओपन करना है ये फोल्डर जिसका नाम है प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर आपको सर्च करना है MongoDB नाम का एक फोल्डर। ये देखिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जाना सर्वर नाम के फोल्डर पे, और यहाँ पर आपको अलग अलग वर्जन दिखेंगे। देखिए, जो अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं उसका नाम है 8.0। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक बिन नाम का फोल्डर दिखेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके सामने कई फाइल्स ओपन हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है मोंगोड, और यहाँ पर आप टाइप में भी चेक कर सकते हैं। ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी को आपको ओपन करना है। तो इसको आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एडिटर है VS कोड वगैरह तो उसमें भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड में। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओपन विद कोड। ये देखिए, ये फाइल ओपन हो चुकी है। देखिए, जो ये फाइल होती है ये नॉर्मल टेक्स्ट की फाइल है, इसको आप नोटपैड वगैरह में भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाकर करना क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है सिक्योरिटी। अभी ये डिसेबल्ड है, इसको आपको इनेबल करना है। सबसे पहले इससे पहले जो हैश आ रहा है उसको हटा देना है। ऐसा करने से होगा क्या, ये सिक्योरिटी का जो फीचर है वो इनेबल हो जाता है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी है। देखिए, वैल्यू जो ऐड करनी है आपको थोड़ा सा स्पेस देकर देनी है। वहां पर आपको लिखना है ऑथराइजेशन, इसके बाद यहां पर कॉलन लगाना है और इसकी एक वैल्यू देनी है इनेबल्ड। ये देखिए, सिक्योरिटी के अंदर आपको ये वैल्यू देनी है ऑथराइजेशन इनेबल। इसका मतलब है कि यहां पर जो ऑथराइजेशन नाम का फीचर है उसको मैं इनेबल कर रहा हूं। अब यहां पर मैं नए यूजर्स भी क्रिएट कर सकता हूं और इजीली किसी डाटाबेस का कोई भी असेस नहीं कर सकता, कोई भी यूजर आकर। अब यहां पर आपको फाइल को सेव करना है, जैसे मैंने प्रेस किया Ctrl+S। देखिए, यहां पर अगर कॉर्नर पे उसके बाद कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है इनसफिशिएंट परमिशन, तो आपको यहां पर क्लिक करना है रीट्राई एज एडमिन। आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको ट्रस्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन करेगा क्या इसको असेस देना है कि नहीं, फिर आपने यस पे क्लिक कर देना है और ये देखिए, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब यहां पर आप इसको क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ये फीचर है ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहां पर मैं इसको VS कोड को बंद कर देता हूं। अब इसके बाद यहां पर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी MongoDB की सर्विसेज को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर प्रेस करना है अपनी विंडोज पे Windows+R का बटन। जो हमारे कीबोर्ड में विंडोज का बटन होता है उसके साथ आपको R का बटन प्रेस करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने कॉर्नर पे रन नाम की कमांड यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है services.msc और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। और ये देखिए, यहां पर हमारे पास पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी जो सर्विसेज से रिलेटेड है। तो यहां पर हमारे को एक सर्विस फाइंड करनी है जिसका नाम है MongoDB। तो यहां पर मैं इसे स्क्रॉल करता हूं, आपको M की सीरीज में जाना है यहां पर, और यहां पर आपको दिखेगा MongoDB सर्वर। आप देख रहे हैं, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर एक लिंक होगा रीस्टार्ट का, आपको यहां पर क्लिक करके सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देना है। और ये देखिए, यहां पर जो हमारी सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपके केस में कोई भी एरर आ रहा है, जैसे मोस्टली केसेस में एक एरर आता है 1053 का, तो उस केस में आप समझ जाना कि आपने जो एंट्री की है अपनी mongo.config फाइल में वो गलत की है। उसको मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखाता हूं। देखिए, यहीं पर मैंने वो फाइल ओपन करके रखी है दोबारा से, mongo.config फाइल। यहां पर जब भी हम इसको इनेबल करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है, सिक्योरिटी से पहले आपको हैश को हटाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में आपने ऑथराइजेशन पास करना है उससे पहले जस्ट यहां पर आपको एक स्पेस ऐड करनी है। उसके बाद यहां पर आपको कॉलन लगाकर भी एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपको लिखना है इनेबल्ड।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब आपके पास कोई भी इस तरह का एरर नहीं आएगा। तो देखिए जैसे हमारी अब सर्विसेज को मैंने रिस्टार्ट कर लिया है और ये जो मैंने ऑथराइजेशन की थी इसको इनेबल भी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने मोंगोडीबी सर्वर पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कमांड लिखकर दिखाता हूं जिसका नाम है मोंगोश। देखिए सर्वर रन हो चुका है। अब देखिए मैं जितनी भी कमांड्स यहाँ पे चलाऊंगा तो वो रन नहीं होंगी। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब यहाँ पर मैं कहता हूं कि सारे डाटाबेसेस शो करो, शो डीबीएस। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा रहा है अनऑथराइज्ड यूजर। अगर मैं इसके अंदर जाके किसी डाटाबेस को यूज भी कर लेता हूं, देखिए हमारे पास एक डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल। देखिए ये स्विच तो हो गया। देखिए मैं स्कूल के अंदर एंटर हो चुका हूं। अगर अब मैं इसके अंदर जाकर सारी कलेक्शन को शो करता हूं, अब ये कलेक्शंस भी शो नहीं होंगी। ये देखिए यहां पर भी यही मैसेज आ रहा है अनऑथराइज का। अब यहां पर मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां पर एक यूजर बनाना है जो एडमिन यूजर होगा, जो बाद में नए यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, उसके बाद आप नए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहां पर एक डाटाबेस के अंदर जाना है जिसका नाम होता है एडमिन। ये हम नहीं बनाते हैं, जब भी हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं तो ये डाटाबेस अपने आप से क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहां लिखना है यूज एडमिन। ये देखिए मैं एडमिन में एंटर हो चुका हूं। यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं प्रेस करके कंट्रोल एल। अब यहां पे जो सबसे पहला मेरा काम रहेगा वो मुझे एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहां पर नोटपैड ओपन कर लिया ताकि आपको कमांड समझनी आसान रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा डीबी डॉट क्रिएट यूजर। इसके अंदर आकर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। अब यहां पर मुझे 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना है, जो पैरामीटर है, यूजर, पासवर्ड और रोल्स। तो मैं सबसे पहले जो यूजर बना रहा हूं वो एक एडमिन यूजर है, तो उसका नाम ही मैं यूजर नेम ही एडमिन रख देता हूं। आप नेम कुछ और भी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पर अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लूंगा पासवर्ड। तो उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे PWD और यहां पर जो एडमिन यूजर हम बना रहे हैं उसका पासवर्ड क्या होगा, तो मैं यहां पर सिंपल सा पासवर्ड रख लेता हूं, एडमिन 123। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी यहां पर जिसका नाम है रोल्स। देखिए यहां पर मैं इस यूजर को सिर्फ अभी एक ही रोल दे रहा हूं और वो रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने यहां पर सबसे पहले अपना कर्ली ब्रेसेस लिए और यहां पर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है रोल। अब मैं इस यूजर को एक इंपॉर्टेंट रोल देने वाला हूं और मुझे सबसे पहले इसको जो रोल देना है वो या तो मैं रूट ले सकता हूं या फिर डीबी एडमिन एनी डाटाबेस नाम का रोल ले सकता हूं। तो यहां पर मैं रूट ले लेता हूं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यूजर जो होता है रूट नाम का, इसके पास सारे एक्सेस होते हैं, जितने भी रोल्स होते हैं ये उन सब का एडमिन होता है। ये सबसे पहले हमें यही वाला यूजर क्रिएट करना है क्योंकि यही यूजर बाद में जाकर और भी यूजर क्रिएट कर सकता है। देखिए यहां पर जो मैं ये रोल बना रहा हूं, इसके बाद मुझे ये बताना है कि ये किस डाटाबेस का यहां पर इसको रोल रहेगा। तो मैं एडमिन नाम का जो डाटाबेस है मैंने भी आपको दिखाया था, उसी का इसको यहां पर एडमिन बना रहा हूं। मगर ये सिर्फ एडमिन का ही नहीं, जो यूजर एडमिन का यहां पर मेन एडमिन बन जाता है, मतलब कि रूट का एक्सेस हो जाता है, उसके पास सभी डाटाबेसेस का यहां पर एक्सेस होता है। तो यहां पर मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया। मैं अपने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में आया, राइट क्लिक करके इसे पेस्ट करता हूं और ये देखिए यहां पर हमारा जो यूजर है एडमिन नाम से वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब यहां पर मैं आपको इसके अंदर एडमिन जो हमारा डाटाबेस है उसके अंदर जितनी कलेक्शंस है उनको आपको शो करता हूं। देखिए कमांड चलाने के बाद भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर भी दोबारा से यही आंसर आ रहा है अनऑथराइज। अब यहां पर ये अनऑथराइज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने नया यूजर तो क्रिएट किया है मगर मैंने उससे लॉगिन नहीं किया है। तो उसके लॉगिन करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है, तो उसको मैं नीचे लिख लेता हूं। देखिए वो कमांड है db.out। इसके अंदर आकर आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला यूजर नेम, तो आप देख रहे हैं कि हमारा यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन 123। तो मैं ऊपर से इसे कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद इसका पासवर्ड एडमिन 123। ये देखिए इस कमांड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट करता हूं, एंटर, और ये देखिए अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। लॉगिन हो जाने के बाद ही मैं यहां पर इसके अंदर जितनी भी बनी हुई कलेक्शंस हैं उनको शो कर सकता हूं। तो देखिए मैं दोबारा से कमांड लिखी शो कलेक्शंस और ये देखिए अब इसके अंदर 2 कलेक्शंस थी उनको मैं देख पा रहा हूं। अब मैं किसी भी डाटाबेस में जाऊंगा तो उसको देख सकता हूं क्योंकि मैंने एडमिन से लॉगिन कर रखा है और एडमिन के पास एक्सेस है रूट का।
तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्कूल। अब इसके अंदर भी सारी कलेक्शंस देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर की भी मैं सारी कलेक्शंस देख पा रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए मैंने एक एडमिन नाम से यूजर तो क्रिएट कर लिया है। अब ये यूजर सारे काम कर सकता है। अब इसी यूजर की हेल्प से हम यहाँ पर नए लॉगिन्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने एडमिन नाम के डाटाबेस में चले जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नया यूजर क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी मैं यही कमांड यूज करने वाला हूँ, क्रिएट यूजर। इस यूजर का जो यूजर नेम होगा वो होगा डेवलपर। ये एक डेवलपर है और इसका पासवर्ड भी मैं रख देता हूं जैसे dev123। इसका जो रोल मैं रख रहा हूं वो रूट नहीं रखूंगा, इसका रोल सिर्फ मैं रीड का रख रहा हूं। और यहां पर डाटाबेस कौन सा रख रहा हूं, जैसे स्कूल। अब मैंने क्या किया, स्कूल नाम के डाटाबेस का एक्सेस दे दिया डेवलपर को, सिर्फ रीड का एक्सेस दिया है। ये यूजर सिर्फ डाटा को रीड ही कर सकता है, उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन इंसर्ट नहीं कर सकता, मतलब कि नया डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। तो देखिए मैं यहां पर इसे कॉपी करता हूं, मैंने पेस्ट किया और ये देखिए ये यूजर भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस वाले यूजर से पहले लॉगिन करता हूं। तो उसके लिए मैं इसी कमांड का यूज करूंगा, db.out। इसको मैं कॉपी करके एक न्यू लाइन में डेवलपर से लॉगिन का आउट बना लेता हूं। डेवलपर का पासवर्ड है dev123। ये मैंने ऊपर वाली कमांड इसलिए डिलीट नहीं की है क्योंकि इसकी जरूरत मेरे को बाद में पड़ेगी। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए मैं यहां पर अब डेवलपर से यहां पर लॉगिन हो चुका हूं। अब देखिए यहां पर मैंने 2 यूजर्स को क्रिएट कर लिया है। अगर आप सारे यूजर्स की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पे कमांड आती है। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। कमांड है हमारे पास db.getUsers। देखिए अगर आप सारे यूजर्स की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कमांड होती है गेट यूजर्स। देखिए एरर दे रहा है, यहां पर कह रहा है अनऑथराइज। अनऑथराइज क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी मैं जो लॉगिन हूं वो लॉगिन हूं डेवलपर से, और डेवलपर के पास जो असेस है वो सिर्फ असेस है स्कूल नाम के डाटाबेस का, और वो भी रीड करने का। तो सिर्फ एडमिन ही इस कमांड को रीड कर सकता है। तो मैं पहले एडमिन से लॉगिन करता हूं। देखिए कमांड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर, और ये देखिए अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। अब मैं इस कमांड को रन करता हूं जिसका नाम है गेट यूजर्स, और ये देखिए यहां पर जितने भी यूजर्स हैं उसकी लिस्ट का मेरे पास एक एरे आ चुका है। आप देख रहे हैं कि पहले हमने यहां पर यूजर बनाया था एडमिन नाम से, जिसको असेस दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उसकी रोल्स भी मैं देख सकता हूं और किस डाटाबेस का वो यूजर है ये भी मैं देख पा रहा हूं। नीचे भी मैंने अभी एक यूजर बनाया डेवलपर नाम से, जिसके पास यहां पर रोल है रीड का और डाटाबेस कौन सा है, स्कूल। तो इस कमांड की हेल्प से आप सारे यूजर्स की डिटेल को यहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक कमांड होती है जो है सिंपल गेट यूजर, उसको भी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। तो उस केस में आपको सिर्फ लिखना है गेट यूजर, ना कि यूजर्स, और इसके अंदर यूजर का यूजर नेम पास करना है। ये कमांड भी जो मेन एडमिन होगा, जैसे हमारे केस में है एडमिन जिसको मैंने एसएस दे रखा है रूट का, सिर्फ वही ये कमांड चला सकता है। तो देखिए जैसे मैं यहां लिख देता हूं डेवलपर, इसका मतलब है कि मैं डेवलपर नाम का जो यूजर नेम है उसकी डिटेल चेक करना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर डिटेल में मेरे को पता लग रहा है कि उसका यूजर नेम है डेवलपर, उसका रोल क्या है रीड का, और किस डाटाबेस के लिए, स्कूल नाम के डाटाबेस के लिए। तो देखिए मैं दोबारा से डेवलपर नाम के यूजर से ही लॉगिन हो जाता हूं। तो उसकी कमांड ये है, मैं इसको कॉपी करता हूं, ये उसका यूजर नेम है और ये उसका पासवर्ड, मैंने यहाँ पेस्ट किया, एंटर, और ये देखिए अब मैं यहां पर स्कूल नाम के डाटाबेस के अंदर एंटर करता हूं। तो मैंने कमांड लिखी यूज स्कूल, इसके अंदर मैं सारी कलेक्शंस चेक कर सकता हूं। ये देखिए मैं इसके अंदर सारे डाटा को रीड भी कर सकता हूं, जैसे स्टूडेंट्स नाम का यहां पर एक कलेक्शन है तो उसका डाटा मैं रीड करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये सारा डाटा आ चुका है जो स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर था। टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये सारे हम रीड कर पा रहे हैं। अब देखिए जो डेवलपर है वो बेसिकली उसके पास जो असेस है वो सिर्फ रीड का है, तो वो इसके अंदर या किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई डाटा ऐड नहीं कर सकता। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी एक एरर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं 8 नंबर का एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूं। तो मैं इसी कमांड को, जैसे ये टेक्स्ट है यहां पर मैं एंटर प्रेस करके इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आ गया। अब यहां पर मैं अपनी कमांड लिख लेता हूं इंसर्ट के लिए। तो db.students डॉट, हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है insert1।
अब इसी के अंदर जो मैंने कॉपी किया हुआ कंटेंट है इसको पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी कमांड आ चुकी है। अब इसमें जो न्यू यूजर है उसका आईडी बनेगा 8। यूजर का नेम मैं कुछ भी डाल देता हूं, जैसे यहाँ पर लिख देता हूं माधुरी दीक्षित। उसकी एज चेंज कर देता हूं, क्लास बीटा की रखते हैं और यहाँ पर ईमेल भी रख देता हूं। ये देखिए, अब जैसे ही ये मैं कमांड जो है उसमें डालूंगा तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि यहां पर मैं जो लॉगिन हूं वो लॉगिन हूं डेवलपर से, और डेवलपर के पास सिर्फ रीड का ही एक्सेस है। तो यहां पर मैंने राइट क्लिक किया। पहले मैं यहां स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, दोबारा से राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए यहां पर अनऑथराइज का एक्सेस आ चुका है। ये कह रहा है कि आप इस तरह की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो देखिए जो मैंने यहां पर ये डेवलपर नाम का जो ये यूजर बनाया था इसको सिर्फ रीड का एक्सेस दिया था। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये यूजर जो है राइट भी कर सके, तो मैं इसके रोल को चेंज कर सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को ये यूजर का जो डाटा है इसको अपडेट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास अपडेट यूजर नाम से भी एक कमांड आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसी से नीचे मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं क्रिएट यूजर की कमांड को, क्योंकि इसकी जरूरत मेरे को बाद में पड़ेगी। यहां पर मैं लिखता हूं अपडेट यूजर। तो देखिए इसके अंदर भी मेरे को यहां पर यूजर नाम का पहला पैरामीटर चाहिए होता है। मैंने यहां पर बता दिया कि किस यूजर के डाटा को मेरे को अपडेट करना है, तो उसमें मैंने लिख दिया डेवलपर। उसके बाद ये पासवर्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। इसके बाद जो इसका रोल है इसको मुझे चेंज करना है। तो यहां पर मैं यही पैरामीटर लूंगा रोल, और यहां पर न्यू रोल डाल देता हूं रीड राइट। अब ये रीड भी कर सकता है और डाटा में राइट भी कर सकता है। और किस डाटाबेस में, स्कूल में। देखिए जो ये कमांड है ये डेवलपर रन नहीं कर सकता। अभी मैं डेवलपर से ही लॉगिन हूं, तो मेरे को सबसे पहले एडमिन से लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसे कॉपी करता हूं। सबसे पहले मैं अपने एडमिन नाम के डाटाबेस में जाऊंगा। देखिए अगर मेरे को कभी भी एडमिन में लॉगिन करना है तो मेरे को एडमिन डाटाबेस के अंदर पहले एंटर होना पड़ेगा। मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं। यहां पर मैं लॉगिन हो रहा हूं एडमिन से। देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं। अब इसके बाद मैं ये जो अपडेट कमांड है हमारी इसको रन कर सकता हूं, क्योंकि एडमिन जो है उसी के पास ही एक्सेस है कि वो किसी भी नए यूजर को क्रिएट भी कर सकता है और उसको अपडेट भी कर सकता है। देखिए यहां पर एक एरर आ रही है। यहां पर कमांड में थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। यहां पर ये यूजर नाम का पैरामीटर मुझे पास नहीं करना, सिर्फ मुझे ये बताना पहले पैरामीटर में कि यूजर का नेम क्या है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर को मेरे को यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर लेना है। तो यहां पर मैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल एंड में इन करली ब्रेसेस को एंड भी करूंगा। ये कमांड में थोड़ी सी गलती थी, इसी के अंदर मुझे रोल्स पास करने हैं। तो मैंने यहां पर इसे कॉपी किया। यहां पर कोमा का एरर आ रहा है, मैं स्क्रीन को दोबारा से क्लियर करता हूं, प्रेस करके कंट्रोल एल दोबारा से पेस्ट करता हूं। यहां पे कमांड में अभी भी गलती है। यहां पर एक्चुअली में यहां पर गलती हुई है, करली ब्रेसेस नहीं लेनी थी। एक्चुअल में मैंने ऊपर वाली कमांड को कॉपी पेस्ट किया है तो उसी से गलती हो रही है। यहां पर कमांड ऐसी लिखी जाएगी, इसमें सबसे पहला पैरामीटर होगा यूजर नेम और सेकंड पैरामीटर में हम ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें रोल्स होंगे। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक एंटर, और ये देखिए अब मेरा जो ये डाटा है ये अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूं डेवलपर से। तो देखिए मैंने कमांड लिखी हुई है ऑलरेडी, इसी को मैं कॉपी करता हूं, एंटर, और ये देखिए अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। मैं अब अपना डाटाबेस शिफ्ट कर लेता हूं, यूज स्कूल। यहां पर मैं इसके कलेक्शंस देख रहा हूं। देखिए अभी मैं डाटा को रीड भी कर पा रहा हूं। अब मैं इसके अंदर डाटा नया ऐड करके दिखाता हूं। तो मैंने ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है। तो देखिए ये मेरी कमांड है। मैं इस कमांड को जो इंसर्ट 1 की कमांड है 8 नंबर पे एक नया स्टूडेंट ऐड कर रहा हूं, माधुरी। ये देखिए अब मैं डाटा को ऐड भी कर पा रहा हूं। मैं आपको डाटा एक बार शो करता हूं। ये देखिए सारा डाटा आ चुका है और लास्ट नंबर पे आप देख रहे हैं यहां पर 8 नंबर का एक रिकॉर्ड भी आ चुका है। देखिए मैंने डेवलपर से ही लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि यहां पर मैंने उस यूजर को अपडेट किया है। उसके लिए मैंने यहां पर ये अपडेट कमांड का यूज किया है, जहां पर मैंने बताया सबसे पहले किस डेवलपर को मुझे अपडेट करना है, और यहां पर मैं उसका रोल मैंने यहां पर अपडेट कर दिया। अब जिस तरह मैंने रोल अपडेट किया यहां पर मैं इसी यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूं। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए हमारे पास यहां पे अलग से एक कमांड आती है, चेंज यूजर पासवर्ड। तो देखिए उसमें मेरे को क्या करना है, तो यहां पर मैं अपना कमांड का नेम चेंज कर देता हूं, चेंज यूजर पासवर्ड। यहां पे यू और पी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आएगा हमारे डाटाबेस का नाम, और सेकंड पैरामीटर में हम यहां पे पास करेंगे
हमारा न्यू पासवर्ड। तो देखिए मैं डेवलपर का न्यू पासवर्ड सेट करना चाहता हूं। पहले था यहाँ पर dev123, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूं pass123। देखिए ये जो मैं पासवर्ड भी चेंज कर रहा हूं, ये भी सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। तो पहले मुझे लॉगिन होना पड़ेगा एडमिन से। तो पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूं अपना डाटाबेस। पहले मैं एडमिन में आऊंगा और यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूं। ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो डेवलपर का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं, वो कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए अब ये पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब न्यू पासवर्ड है डेवलपर का pass123। तो मैं इसी से लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है। अब यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड लिखा हुआ, पहले मैं आपको ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का मैसेज दिखेगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। इसका मतलब होता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। तो नया पासवर्ड है pass123। तो मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूं, मैंने यहां पर पेस्ट किया और ये देखिए अब मैं लॉगिन हो चुका हूं डेवलपर से। तो आपने देखा कि अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड है चेंज यूजर पासवर्ड। अब मैं यहां पर आपको जो मैंने यूजर नेम क्रिएट करके रखे हुए हैं, अगर मेरे को किसी यूजर को डिलीट करना है वो कैसे करेंगे, मैं आपको अब वो दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एडमिन से यहां पर लॉगिन करूंगा। इसके बाद मैं आपको सारे यूजर्स शो करता हूं। ये देखिए यहां पर 2 यूजर्स हैं। मैं डेवलपर नाम के अगर यूजर को रिमूव करना चाहता हूं तो यहां पर हमारे पास 2 तरीके की कमांड आती हैं। एक आती है ड्रॉप यूजर, एक आती है ड्रॉप ऑल यूजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूं ड्रॉप यूजर। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखता हूं db.drop यूजर। इसके अंदर जाकर मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर लेना है, जिसके अंदर मुझे जाके बताना है कि हमारा यूजर नेम क्या है। तो यहां पर मैं ये स्पेसिस है इनको हटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यही कमांड है db.drop यूजर। इसके अंदर आप यूजर नेम पास करते हैं और जो ये कमांड है ये भी सिर्फ एडमिन यूजर ही चला सकता है। जैसे मैंने अभी एडमिन का यूजर बना रखा है जिसके पास रूट का एक्सेस है। तो यहां पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और यहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया। ये देखिए अब मैं दोबारा से आपको सारे यूजर्स दिखाता हूं। तो कमांड है db.get यूजर्स और ये देखिए यहां पर अब सिर्फ एक ही यूजर आ चुका है। यहां पर हमारे पास एक कमांड और भी होती है जिसकी हेल्प से हम सारे यूजर्स को रिमूव कर सकते हैं। उस कमांड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए उस कमांड का नाम है ड्रॉप ऑल यूजर्स। तो यहां पर हम ऑल लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे एस यूजर्स। इसके अंदर हम यहां पर कुछ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर हम इस कमांड को चला देंगे तो हमारे सारे यूजर्स रिमूव हो जाते हैं। इस कमांड को मैं अभी आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा रहा हूं, मगर इस कमांड को आपको कोशिश करनी है कि इसको यूज ना करना पड़े, क्योंकि ये कमांड एक ही बारी में सारे यूजर्स को रिमूव कर देती है। इसके लिए आपको सबसे पहले उस डाटाबेस के अंदर जाना है जिसकी आपको यूजर्स को सबको रिमूव करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास स्कूल नाम का डाटाबेस है, तो पहले हम उसके अंदर एंटर करेंगे और इस कमांड को रन करेंगे तो ये सारे यूजर्स को रिमूव कर देती है। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए ये कमांड है, ये हो सकता है जब आप इसे वेबसाइट को सर्वर पे डालें और हमारा जो मोंगोडीबी का डाटाबेस है वो सर्वर पे होगा तो कुछ टाइम लेगा सारे यूजर्स को रिमूव करने के लिए। तो जितने टाइम में ये रिमूव कर रहा है हो सकता है उनमें से कोई यूजर जिसको आप रिमूव कर रहे हैं वो कोई नया डाटा इंसर्ट कर दे या अपडेट कर दे। तो आपको उससे अगर रोकना है तो उसके लिए भी यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और लेते हैं डब्ल्यू का मतलब होता है राइट कॉन्सर्न, और यहां पर आपको लेना होता है मेजॉरिटी, वैल्यू इसकी है। इसके बाद आपको यह बताना है कि कब तक यूजर्स को रोकना है। तो यहां पर हम लिखते हैं डब्ल्यू टाइम आउट और जैसे मैंने इसमें पास कर दिया 5000। आप कुछ भी यहां पर वैल्यू पास करेंगे, ये सारी वैल्यू जो होती है मिली सेकेंड्स में। इसका मतलब है कि ये कमांड जो है ये सारे यूजर्स का डाटा को रिमूव कर रही है और जब तक रिमूव कर रही है तब तक मतलब कि 5 सेकंड तक राइट का कोई भी काम नहीं होगा। मतलब कि डाटा ना राइट होगा, मतलब कि इंसर्ट होगा, ना वो अपडेट होगा, क्योंकि मैंने इसे मेजॉरिटी पे रखा है। तो इस तरह से हम यूजर्स के सारे डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो इस कमांड को भी हटा देता हूं। इसके बाद मैं दोबारा से वही डेवलपर नाम का यूजर क्रिएट कर लेता हूं। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये कमांड पड़ी हुई है क्रिएट यूजर डेवलपर, और इसको मैं यही रोल दे रहा हूं रीड का। तो देखिए मैं यहां पर आया, स्क्रीन को क्लियर किया, पेस्ट, एंटर। देखिए दोबारा से मैंने डेवलपर नाम का यूजर बना दिया जिसको रोल है रीड का, स्कूल नाम के डाटाबेस पे। मैं दोबारा से आपको सारे यूजर्स शो कर रहा हूं। ये देखिए दोबारा से मैंने जब शो किया तो यहां पर दोबारा से आ गया डेवलपर नाम का यूजर।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये यूजर तो बना लिया है, इसको एक रोल भी दिया हुआ है रीड नाम का। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरे को इस यूजर को, जिसका नाम है डेवलपर, इसको एक रोल और देना है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है। उस कमांड का नाम है ग्रांट रोल्स टू यूजर। तो देखिए उसे हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूं db डॉट ग्रांट रोल्स टू यूजर। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो है हमारे यूजर नेम, जिसको मैं यहाँ पर नया रोल असाइन करना चाहता हूं। तो देखिए हमारे केस में है उसका यूजर नेम डेवलपर। इसके बाद एज ए सेकेंड पैरामीटर में मुझे यहाँ पर यह बताना है कि उसको नया रोल क्या देना है। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर सबसे पहले एरे लेना है और यहाँ पर मेरे को कर्ली ब्रेसेस लगानी है और यहाँ पर पास करना है रोल। और जैसे मैं उसको नया रोल देने वाला हूं डीबी ओनर का, देखिए जो ये रोल है ये इस यूजर को असेस देगा कि वो स्कूल नाम का जो हमारा डाटाबेस है उसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये भी बताना है कि कौन सा डाटाबेस है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है डीबी और इसके अंदर डाटाबेस का नाम आएगा स्कूल। ये देखिए तो मैंने लिखा डीबी डॉट ग्रांट रोल्स टू यूजर। उसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर दिया है यूजर नेम और उसके बाद रोल दिए। देखिए जो हम ये एरे ले रहे हैं इसके अंदर हम मल्टीपल रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको मेरे को कैसे देना होता है, जैसे ये एक रोल हो गया, इसी की कॉपी करके मैं इसको बेसिकली नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। यहां पर मुझे कोमा लगाना है और यहां पर मैं दोबारा से कोई और रोल भी दे सकता हूं। जैसे यहां पर मान लेते हैं दे देता हूं रीड राइट। तो इसी यूजर को दो रोल डिफाइन हो जाएंगे। तो वैसे डीबी ओनर के पास ये रीड राइट का एक्सेस भी होता है। तो मैं अभी इसे हटा देता हूं, इस कमांड को कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को और ये देखिए ये रोल भी असाइन हो गया डेवलपर को। मैं एक बार आपको शो करता हूं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा गेट यूजर्स, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो डेवलपर नाम का यूजर है उसके पास दो रोल्स आ चुके हैं। एक तो रीड का तो है ही है, उसके अलावा यहां पर डीबी ओनर नाम का भी रोल आ चुका है। बेसिकली जो डीबी ओनर होता है उसके पास रीड का भी एक्सेस होता है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए भी यहां पर हमारे पास अलग से कमांड आती है। उस कमांड का नाम है रिवोक रोल। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं रिवोक रोल्स फ्रॉम यूजर। यहां पे आर, एफ और यू आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। अब इस कमांड का मतलब है कि मैं यूजर से रोल्स को हटा रहा हूं, रिवोक कर रहा हूं। तो यहां पर भी वही लिखना है आपको सबसे पहला पैरामीटर में कि किस यूजर के रोल को आपको रिवोक करना है। तो यूजर नेम आ गया यहां पर। उसके बाद स्केयर ब्रेसेस के अंदर यहां पर आपको रोल बताना है कि कौन सा वाला रोल हटाना है। तो हमारे केस में है रीड और कौन से डाटाबेस से, स्कूल से। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, स्क्रीन को क्लियर करता हूं। यहां पर गलती हुई है, यहां पर लिख दिया रीम। तो यहां लिखना था रीड। रीड नाम का रोल को मुझे हटाना है और ये देखिए ये रोल हट चुका है। मैं एक बार आपको शो करता हूं गेट यूजर से और ये देखिए अब यहां पर जो डेवलपर है उसके पास सिर्फ एक ही रोल है और वो है डीबी ओनर का रोल। तो ये थी हमारी इस वीडियो की सारी कमांड्स, जिसके अंदर हमने यूजर को क्रिएट भी करना सीखा है, उससे लॉगिन भी करना सीखा है और यहां पर हमने उसके रोल्स को चेंज करना सीखा, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना सीखा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और कोई दूसरा यूजर इस लैपटॉप पे काम नहीं करता है, तो जो ये हमने ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया इसको आप हटा भी सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन को हटाने के लिए आपको दोबारा से अपने ये बिन फोल्डर में जाना है जो हमने सबसे पहले ओपन किया था और यहाँ पे ये मोंगोड की कॉन्फ़िग फाइल है, इसको दोबारा से एडिट करना है। देखिए जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगी तो आपने जो यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया था ये लाइन डाल के इसको आपको रिमूव कर देना है और सिक्योरिटी से पहले हैश लगा देना है। इस फाइल को सेव करने के बाद आपको अपनी मोंगोडीबी की सर्विसेज को वैसे ही रन करना है जैसे हमने पहले किया था। तो ऐसा करने से होगा क्या, हमारी जो ऑथेंटिकेशन, जो हमने ऑथराइजेशन ये इनेबल की थी, ये डिसेबल हो जाएगी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।